दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। मैं हूं समत भैया आपका, और क्लास नंबर 33 इंडियन ज्योग्राफी की दोस्तों शुरू करते हैं, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे मिनरल्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के खनिज संसाधन। साहब ये देखो, हीरा हीरा से लग रहा है आपको, ये धुआं सा निकल रहा है, खनिज बनना है साहब। तो खनिज होता ही क्या है? सबसे बड़ी बात तो कि खनिज क्या चीज़ है साहब। तो पहले समझो होता क्या है, फिर लिखते हैं। खनिज मतलब आपकी प्रकृति में जो चीज़ें पाई जा रही हैं, जिसका अपना कोई केमिकल या फिजिकल कोई क्वालिटी है, या तो रासायनिक उसमें कोई क्वालिटी है, या कोई उसमें भौतिक गुण है, ये या फिर इनका मिक्सचर है, तो उस चीज़ को कहा जाता है दोस्तों खनिज। ठीक है। और ये जो खनिज होते हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, मतलब क्षयशील हैं। क्षयशील होने का मतलब होता है, क्षयशील का मतलब होने का इसका मतलब है कि ये ख़त्म हो जाएंगे, तो इसको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता, नवीन दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। जैसे मान लो कोयला है, कोयला अगर एक बार को ख़त्म हो गया तो उसको इसी ख़त्म हुए कोयले को दोबारा नहीं बना पाओगे, यानी नवीनीकरण नहीं कर पाओगे, इसका इसका नवीनीकरण नहीं कर पाओगे। ये होता है खनिज। ठीक है साहब, तो लिख लेते हैं इसको, ये वाली बात। मिनरल्स आपने क्या होते हैं ये समझ लिए, लिखो। खनिज से तात्पर्य, खनिज से तात्पर्य प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले ऐसे पदार्थों से है, ऐसे पदार्थों से है, ऐसे पदार्थों से है जिनके निश्चित रासायनिक, जिनके निश्चित रासायनिक व भौतिक गुणधर्म होते हैं, भौतिक गुणधर्म होते हैं। बात समझ गए आप? यानी उसका कोई या तो केमिकल क्वालिटी है इसमें, या कोई फिजिकल क्वालिटी है, और वो कहलाते हैं खनिज। ओके, ये भी आपने समझ लिया। और मैंने क्या बताया कि ये क्षयशील संसाधन है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, खनिज क्षयशील संसाधन है। क्षयशील का मतलब है कि ख़त्म हो गए तो ख़त्म हो ही जाएंगे, फिर इनको आप दोबारा से रिन्यू नहीं कर पाओगे। खनिज क्षयशील संसाधन है जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, जिनका नवीनीकरण नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ओके, ये भी आपने समझ लिया, पूरा खनिज आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे लोहा है, तांबा है, सीसा है, मैंगनीज है। ये क्या हो गए? ये एग्जाम्पल हो गए खनिज के, ETC। ठीक साहब, इसका मतलब है कि ये एग्जाम्पल हो गए। ओके, तो ये आपने खनिज समझ लिया कि जिनके जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। भाई खनिज तो, ये जो लोहा है वो प्रकृति में पाया जाता है, और इनका अपना एक केमिकल यानी रासायनिक और भौतिक अपनी गुणधर्म होते हैं, क्वालिटी होती है इनमें। ये अगर ख़त्म हो गए, क्षयशील हैं यानी ख़त्म हो गए, तो दोबारा रिन्यू नहीं कर पाओगे। ये आपने एग्जाम्पल समझ लिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। ठीक साहब, देखो अब एक आपको एक एरिया आपने सुना हुआ, एक जगह का नाम है छोटा नागपुर का पठार। मैंने ये आपको पहले क्लासों में करा चुका हूँ मैं, छोटा नागपुर का पठार। ये एक एरिया है हिंदुस्तान में। ठीक है साहब, छोटा नागपुर पठार ये किधर पड़ता है? ये एरिया झारखंड की तरफ ये एरिया पड़ता है। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छोटा मोटा छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी इसमें आता है। तो ये एक ऐसा हिस्सा है हिंदुस्तान का जहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, जहाँ खनिजों की खूब सारी, बहुत मतलब मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको हार्टलैंड्स, मिनरल हार्टलैंड्स ऑफ इंडिया कहते हैं, मतलब भारत का खनिज हृदय स्थल। मिनरल हार्टलैंड, मिनरल हार्टलैंड, हार्ट होता है ना हृदय, तो मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया भी इसी को कहा जाता है। और इसी को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। भारत का रूर, रूर मतलब जर्मनी, वो एक रूर एक जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज वनिज पाए जाते हैं दुनिया में, तो ऐसे ही इसलिए इसको भारत का रूर प्रदेश की संज्ञा इसी को दी गई है। तो ये भी लिख लेते हैं साहब कि खनिजों की अधिक मात्रा,
खनिजों की अधिक मात्रा के कारण इसे भारत का खनिज हृदय स्थल ब्रैकेट में लिख लो, मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का खनिज हृदय स्थल यानी मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया। और क्या कहते हैं, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। समझ गए आप? यानी जो छोटा नागपुर का पठार है वही भारत का खनिज का हृदय स्थल है और वही भारत का रूर का प्रदेश है। छोटा नागपुर का पठार पाया कहाँ जाता है, तो ये झारखंड में का एरिया इसमें सबसे ज़्यादा है। थोड़ा सा बिहार का हिस्सा है, थोड़ा सा इसमें पश्चिम बंगाल का भी हिस्सा पड़ता है, छत्तीसगढ़ का भी इसमें थोड़ा सा हिस्सा शामिल है। ठीक है, और थोड़ा सा हिस्सा इसमें उड़ीसा का भी शामिल है। मतलब बेसिकली ये ज़्यादातर जो हिस्सा इसका है वो झारखंड में ही है, लेकिन बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ हिस्से भी छोटा नागपुर के पठार में पाए जाते हैं। साहब, खनिज बहुत सारे हैं, इसलिए इसे खनिज हृदय स्थल या भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। अब इस एरिया में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ पाई गई वो पाई गई लोहा। ठीक है, मतलब छोटा नागपुर के पठार में लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं, जैसे जो गाड़ी बाजी बननी है साहब, भाई कोई कार बननी है तो लोहे वोहे से बनेगी, इसलिए यहाँ पर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री भी अच्छी खासी डेवलप हो गई थी। तो लिख लेते हैं यहाँ ये वाली बात, यहाँ लौह इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ। ठीक है, यानी भाई छोटा नागपुर के पठार में लोहा पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर लोहा इस्पात तो हो ही गया, और लोहे से गाड़ी वाड़ी बन जाती है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, कार बार बन रही है या कोई मशीन भी बन रही है लोहे से। इसलिए जो लोहे से जो चीज़ें बनती हैं उसको कह देते हैं भारी इंजीनियरिंग उद्योग। इसलिए यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा विकास भी हो गया। कहाँ पर? छोटा नागपुर के पठार में। अब अपन देखते हैं दोस्तों कि इंडिया में कौन कौन से बेसिकली प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। तो हेडिंग डाल लो साहब, प्रमुख खनिज। इंडिया में कौन कौन से ज़्यादातर खनिज हैं वो अपन एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे। सबसे पहले जो दोस्तों खनिज अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लौह अयस्क के बारे में। लौह अयस्क यानी लोहे के बारे में देखते हैं अपन। इंग्लिश में कहते हैं इसको आयरन ओर। ठीक साहब, लोहे के बारे में देखते हैं। इंडिया में लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है और इसके क्या ओर वगैरह हैं, अयस्क वगैरह हैं। ठीक साहब, तो देखो भारत में बेसिकली 4 तरह के लौह अयस्क पाए जाते हैं। 4 तरह की, तो ये बात लिखो पहले इतनी तो, कि भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लौह अयस्क हैं। 4 प्रकार के लौह अयस्क हैं। ये आपने इतना तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये देखो 4 प्रकार हैं कौन कौन से, ये बात समझो। एक तो देखो इधर हम एक टेबल बनाते हैं जहाँ पर वो नाम लिखते हैं उन चारों का। ठीक साहब, फिर ये लिखेंगे कि अपन उनका रंग कैसा होता है। ठीक साहब, और उसमें फिर आगे लिखेंगे लोहे का उसमें कितना हिस्सा होता है, मतलब कितने परसेंटेज उसमें लोहा होता है, लोहे का अंश। ठीक साहब, ये बात अपन समझेंगे क्योंकि इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कई बार IAS, PCS, RO, ARO, SSC, हाई कोर्ट RO, ARO मतलब कई परीक्षाओं में इस तरह की चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। तो जो पहला लोहा इंडिया में पाया जाता है उसको कहते हैं मैग्नेटाइट। क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट। ये मैग्नेटाइट है, ये एक लौह अयस्क है जो इंडिया में पाया जाता है साहब। इसका जो रंग होता है दोस्तों वो होता है काला। कैसा होता है रंग? काला।
ओके। और इसमें लगभग 72% के आसपास लोहा पाया जाता है, क्योंकि 100% लोहा तो किसी में पाया ही नहीं जा सकता। अलग अलग देखो 4 प्रकार के लोहे हैं, ठीक है, उन चारों के नाम लिखाऊंगा, कौन से कलर का होता है, उसमें कितना % लोहा आता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी तो पूछा जा सकता है ना कि प्रमुख भारत में 4 प्रकार के लोहे हैं, तो इन चारों के नाम दे दो, लगाओ कि साहब लोहे के अंश के अनुसार इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अवरोही आरोही क्रम में लगाओ, तो आपको पता होना चाहिए। एक हो गया मैग्नेटाइट, यानी मैग्नेटाइट किसका अयस्क हो गया। और ये भी सवाल तो आ सकता है कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो लोहे का अयस्क है ये, ठीक साहब। अब देखो अगला है दोस्तों हेमेटाइट। हेमेटाइट ये भी लोहे का अयस्क है जो हिंदुस्तान में पाया जाता है, और इसका रंग होता है लाल। हेमा कैसी हैं, हेमा मालिनी एकदम जब डांस करती हैं तो एकदम उनके गाल जो है लाल पड़ जाते हैं, ठीक साहब, ओके। और मैग्नेट कैसी होती है, चुंबक कहते हैं हमारे यहाँ इसको, मैग्नेट को चुंबक कैसी होती है, काली, सही है। मैग्नेट तो काली होती है, और हेमा मालिनी जब डांस करें तो उनके गाल जो है लाल पड़ जाते हैं। और हेमा मालिनी में लोहा कितना है साहब, इसमें लगभग 60 से 70% के बीच में लोहा पाया जाता है, 60 से 70% के बीच में। इसका मतलब है कि मैग्नेटाइट से हेमेटाइट में लोहा थोड़ा सा कम है, क्योंकि मैग्नेटाइट में 72% है और हेमेटाइट में 60-70% है। इसका मतलब मैग्नेटाइट में थोड़ा लोहा ज़्यादा है, हेमेटाइट में हल्का सा लोहा कम है। अगला जो लोहा है दोस्तों उसको कहते हैं लीमोनाइट। लीमोनाइट, जो लीमोनाइट है ये भी किसका अयस्क हो जाएगा, ये भी लौह का आयरन का अयस्क हो जाएगा, और इसका जो रंग होता है वो होता है पीला। कैसा होता है, पीला साहब, ठीक है। कैसे याद रखना है, लीमा एक राजधानी है, और किसकी है, पेरू की। पेरू की राजधानी लीमा है, तो लीमा और पा से पीला हो जाता है, पा से ही पेरू है। ऐसे मैंने याद कर लिए थे क्योंकि भूल जाते हैं, तो मैं आपको वो ट्रिक बता देता हूँ। इसमें जो लोहा पाया जाता है दोस्तों वो 40 से 60% के आसपास। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा लोहा मैग्नेटाइट में था 72%, फिर हेमेटाइट में 60-70% और लीमोनाइट में उससे कम है 40%। तो ये क्रम से ही मैंने लगवा दिए हैं। अगला देखो, अगला जो लोहा है सबसे खराब जो लोहा है उसको कहते हैं सिडेराइट। सिडेराइट सबसे खराब का मतलब है सबसे सड़ा हुआ है, सिडे लिखिए ना, तो सबसे सड़ा हुआ है। तो ऐसे याद रखना है आपको, सबसे सड़ा हुआ तो यानी सबसे लास्ट में है, आखिरी में है। तो सिडेराइट सबसे आखिरी में है, और ये भूरे रंग का है, भूरे रंग का, भूरा रंग है इसका, ओके। इसमें बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ हैं, और ये 40% मैक्सिमम इसमें 40% ही पाया जाता है, नहीं 40% से कम इसमें लोहा है, और इसी में अशुद्धियाँ भी ज़्यादा हैं, अशुद्धियाँ इसमें अधिक हैं, यानी ये सबसे सड़ा हुआ लोहा है, तभी इसका नाम रख दिया है सिडेराइट। क्लियर है, ओके। तो चारों के चारों आपको ये लौह अयस्क यानी आयरन ओर समझ में आ गए, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लीमोनाइट और सिडेराइट। इसमें से कोई सा भी पूछा जाए, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए कि सिडेराइट किसका अयस्क है यानी किसका ओर है, तो आयरन का है, लोहे का है। कलर भी है, मैग्नेटाइट का काला, हेमेटाइट का लाल, लिमोनाइट पीले और सिडेराइट भूरा। ये आप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं साहब कि इंडिया में लोहा मतलब कहाँ कहाँ किस किस एरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो देखो प्रमुख लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र देखते हैं साहब, लिख लो, हेडिंग लिख लो, लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र। ऐसे आ जाता है ना कि साहब ये जगह, जैसे किसी जगह का नाम दे देंगे कि साहब बताओ कि ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो मैचिंग आ जाती है। तो लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र ये भी देखो साहब। सबसे पहले अपन उड़ीसा की बात कर रहे हैं, स्टेट वाइज चल रहे हैं। देखो सारे नहीं करने, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट कराऊंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा की दृष्टि से देखा जाए तो एक जगह पड़ती है गुरुम हिसानी, ये उड़ीसा में है, और ये लौह अयस्क यहाँ पर काफ़ी पाया जाता है, यानी आयरन बहुत पाया जाता है गुरुम हिसानी में। गुरुम हिसानी कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में। इसी तरीके से दोस्तों बादाम पहाड़ी हैं, बादाम पहाड़ ये भी आपके उड़ीसा में है, और ये भी लौह अयस्क की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ऐसी एक जगह है बांस पानी भी आपकी उड़ीसा में है।
बादाम पहाड़ भी उड़ीसा में है, गुरु मिसानी भी उड़ीसा में है, और तीनों के तीनों ये आपके लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसे ही अब बात करेंगे अपन कर्नाटक की, कि कर्नाटक में कौन सा जो शहर है जो लौह अयस्क के लिए फेमस है। तो कर्नाटक में दोस्तों एक पड़ता है आपका बाबा बूदन की पहाड़ियाँ, बाबा बूदन की पहाड़ी। देखो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जो बादाम पहाड़ी है वो उड़ीसा में है और जो बाबा बूदन की पहाड़ी है वो कर्नाटक में है। ये मिलता जुलता है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, ये बादाम है ये बाबा बूदन है। तो कर्नाटक में है बाबा बूदन की पहाड़ी जो लोहे के लिए फेमस है। इसी तरीके से एक जगह है कुद्रमेघ, कुद्रमेघ भी आपकी कर्नाटक में है जो लौह अयस्क के लिए फेमस है। ओके, और एक जगह है बेल्लारी, बेल्लारी, ये बेल्लारी भी आपकी कर्नाटक में है और ये भी आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है। कुद्रमेघ और बाबा बूदन की पहाड़ी भी कर्नाटक में है और ये भी लौह अयस्क के लिए फेमस है। अब देखो झारखंड में भी खूब लोहा पाया जाता है, तो झारखंड के भी एरिया देख लेते हैं अपन जहाँ पर लोहा पाया जाता है साहब। एक आपकी जगह पड़ती है नोआ मुंडी, नोआ मुंडी साहब, नोआ मुंडी बहुत फेमस है, बहुत फेमस जगह है झारखंड की जहाँ पर लोहा पाया जाता है। और एक और भी देखो जगह है पलामू, ये पलामू भी आपकी झारखंड में है जहाँ पर खूब सारा लोहा पाया जाता है साहब। अब देखो आपको मैं एक बात और साथ में बता दूं कि अगर मान लो कोई इंसान, कोई भी इंसान रोटी खाता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कि मान लो आप अगर रोटी खाते हो तो क्या आप पराठे नहीं खा सकते? खा सकते हो ना। क्या आप पूड़ी नहीं खा सकते? बिल्कुल खा सकते हो। यानी एक इंसान रोटी भी खा सकता है, पराठे भी खा सकता है, पूड़ी भी खा सकता है। इसका मतलब ये है कि मान लो पलामू जगह है तो पलामू से सिर्फ लौह अयस्क ही निकले ये ज़रूरी तो नहीं है। हो सकता है यहाँ से थोड़ी सी मैग्नीज भी निकल आए, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ से अभ्रक भी निकल आए। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि मैंने अगर मान लो पलामू झारखंड में लिखवा दिया लौह अयस्क के लिए, तो अब पलामू में कहीं और दूसरी जगह भी लिखवा सकता हूँ, क्योंकि इंसान रोटी भी खाता है तो पराठे भी खा लेता है। तो एक शहर से सिर्फ एक ही चीज़ निकले ये ज़रूरी थोड़ी नहीं है। शहर तो बहुत बड़ा होता है यार, पलामू बहुत बड़ी सिटी है, तो पलामू के कुछ हिस्से से लोहा निकल जाता है और कुछ हिस्से से अभ्रक भी निकल सकता है। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि अगर हमने यहाँ गुरु मिसानी यहाँ लिखा दिया तो हो सकता है अगर दूसरी जगह भी लिखा है तो आप ये मत सोचना कि अरे आपने तो लौह अयस्क में गुरु मिसानी लिखाया था, आपने तो मैग्नीज में भी लिखवा दिया। तो भैया लौह अयस्क में भी आता है, मैग्नीज में भी आता है, लेकिन जब पेपर आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो ये कन्फ्यूज़न आपके सामने नहीं आएगा। वो पेपर इस तरह से सेट करते हैं कि वहाँ पर कन्फ्यूज़न ना रहे कि गुरु मिसानी में लोहा भी था मैग्नीज भी था, तो वो ऑप्शन में दोनों नहीं देंगे, ये क्लियर रहता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। वैसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं दोस्तों वो स्टेट मिलवाने के लिए आए हैं। एक तरफ शहर के नाम होते हैं कुद्रमेघ, तो बताओ ये कहाँ किस राज्य में है, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अगला जो शहर है वो है साहब छत्तीसगढ़, शहर नहीं सॉरी राज्य। छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं, छत्तीसगढ़ में लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो देखो एक खान है बेलाडीला, बेलाडीला की जो खान है वो छत्तीसगढ़ में पड़ती है और यहाँ पर लोहा बहुत पाया जाता है। इसी तरीके से एक खान है दल्ली राजहरा, ये भी छत्तीसगढ़ की ही खान है। दल्ली राजहरा ये छत्तीसगढ़ की है, बेलाडीला ये भी छत्तीसगढ़ की खान है। ये दोनों खान बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, और ये लौह अयस्क की खान है, आयरन की खान है, ये लौह अयस्क की खान है जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। अब इस तरीके से दोस्तों आपने ये पूरा का पूरा लोहे के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ देख ली। अच्छा, संभव भैया की सबसे बढ़िया आदत है कि वो फिल्टर करके बताते हैं। मतलब मैं आपको कुछ भी पूरी कथा नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ उतना बताऊंगा जितना आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है और उतना ही आपको जानना है। ठीक है, अब लोहे के बारे में जितना आपको जानना था आपने जान लिया। अब आप देखो तांबे के बारे में, कॉपर के बारे में साहब, कॉपर। ठीक है, ओके साहब। अच्छा दोस्तों, और एक छोटा सा निवेदन है, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था। जितनी भी गर्ल्स इस वीडियो को देख रही हैं या जितनी भी गर्ल्स मेरी इस बातों को टेलीग्राम के जरिए सुनती हैं, उनसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही होता है, या वो रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का भी होता है,
ठीक है। वो रिलेशनशिप का मतलब यही नहीं है। आजकल तुम साले समझ लेते होगे अरे रिलेशन मतलब तो प्यार, प्यार तो हस्बैंड से भी तो हो सकता है। तो लड़कियों सुन लो भैया कान खोल के, हैं तुम्हारा दोस्त तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये जो तुम, कल मैंने टेलीग्राम पर भी ये बात लिखी थी और बहुत सही बात है कि यार तुम अपने बॉयफ्रेंड से या अपने हस्बैंड से स्टार्टिंग में तुम हर चीज़ पूछ के करती हो। क्या बॉयफ्रेंड भी तुमसे पूछ के करता? नहीं करता है। अगर मान लो बॉयफ्रेंड को मंदिर जाना है, ठीक है, तो वो गर्लफ्रेंड से पूछेगा नहीं कि मंदिर जा रहा है, वो अपने दोस्तों के संग निकल जाएगा। लेकिन अगर गर्लफ्रेंड मंदिर चली जाए और फिर बॉयफ्रेंड फ़ोन करे कि कहाँ हो, तो वो गर्लफ्रेंड बताएगी मंदिर में हूँ, तो वो बॉयफ्रेंड बोलेगा मुझे तो तुमने बताया नहीं, मुझसे तुमने पूछा नहीं। स्टार्टिंग में तुम लोग क्या करते हो, पहले तो तुम अपनी हर कहानी हर स्टोरी पूछ के जाते हो। क्या मैं यहाँ चली जाऊँ, क्या मैं ये क्लास कर लूँ, क्या मेरे मन लाइब्रेरी लगा लूँ। तो बॉयफ्रेंड के अंडर में तुम आ जाती हो, एक तरह से उनके कंट्रोल में आ जाती हो, और बाद में फिर ये कंट्रोल तुम पर भारी पड़ जाता है। फिर तुम अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर पाती, इसके ज़िम्मेदार तुम खुद ही हो लड़कियों। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भैया रिलेशन में हो तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करो कि तुम परमिशन क्यों मांगनी है जब बॉयफ्रेंड तुमसे परमिशन नहीं मांग रहा। उस अगर तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे हीरो को अपने 4 दोस्तों के संग घूमने जाना है तो वो तुमसे क्यों पूछेगा? नहीं पूछेगा। लेकिन तुम्हें अपनी 4 सहेलियों के संग घूमने जाना है, तुम सारा पूछती फिरती हो। क्यों पूछती हो? फिर मेन बात ये है कि तुम उनको आदत डलवा देती हो ऐसी। ये जो आदत है ना वो उस बॉयफ्रेंड को लग जाती है कि अच्छा ये तो मुझसे जो भी काम करेगी मुझसे पूछ के करेगी, मुझसे बिना बताए तो कुछ कर भी नहीं सकती। तो तुम अपने आप को उस लड़के के सामने हैंडीकैप्ड साबित कर देती हो, अपने आप को विकलांग साबित कर देती हो कि तुम उसके बिना कोई काम कर ही नहीं सकती, उससे बिना पूछे। इसका बाद पर इसका ना तुम्हारी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। धीरे धीरे तुम्हारे सारे दोस्त, तुम्हारे सारे यार सब छूट जाएंगे, क्योंकि तुम्हें हर चीज़ तुम्हारे हीरो से परमिशन लेके करनी है, और परमिशन वो देगा नहीं। तुम अपने किसी पुराने क्लासमेट से मिलने जाओगे, मना करवा देगा वो। 90% केस में बात कर रहा हूँ, सभी तो ऐसे नहीं होते, कुछ तो मेरे जैसे भी होते हैं ना, तो है कि नहीं है? तो मैं इसलिए कह रहा था, तुम्हें समझाता हूँ, बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी झंड करनी है तो करो, हमें क्या दिक्कत है। हम तो तुम्हें अपना समझ के समझाते हैं, बाकी इच्छा है तुम्हारी। तांबे पे आ जाओ साहब। लड़के सोचते होंगे यार ये लड़कियों का बड़ा फेवर करता है। ऐसा नहीं है कि मैं लड़कों का फेवर नहीं करता, मैं उन लड़कों को ये बात कह रहा हूँ कि जो इस तरह से परमिशन मांगते हैं ना लड़कियों से, वो तो सुधरेंगे नहीं। क्योंकि उन्हें सुधार लो कितना भी, उन्हें तो उनके तो जहन में जो झूठी मर्दानगी घुस गई है ना, उसको स्वामी विवेकानंद नहीं निकाल पाए तो मैं क्या निकालूंगा। मैं लड़कों से कहूँ कि अपनी अपनी गर्लफ्रेंडों से, अपनी अपनी महबूबा से थोड़ा सा उनको स्वतंत्रता दो, तो 90% लड़के नहीं देंगे। इसलिए मैं लड़कों से ज़्यादा विनती करता भी नहीं हूँ, लड़कियों से करता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में सुधार लाना है तो तुम खुद उसके लिए प्रयास करो, है कि नहीं। तांबा देखते हैं साहब। तांबा दोस्तों हिंदुस्तान में इसका जो प्रोडक्शन है और जो इसकी डिमांड है, इसकी कंपैरिजन में बात की जाए तो इसका यार डिमांड थोड़ी ज़्यादा है इसकी, क्योंकि बिना कॉपर के कोई काम होता नहीं है। लेकिन इसका इंडिया में प्रोडक्शन यार थोड़ा कम होता है। इस वजह से क्या करना पड़ता है, इसका आयात करना पड़ता है, इसका इंपोर्ट करना पड़ता है, तब कहीं जाके इस कॉपर की डिमांड पूरी कर पाते हैं हम। नखरे ज़्यादा है ना इसके, ठीक साहब, मांग ज़्यादा है, उत्पादन इसका कम है, इसलिए बाहर से मंगाना पड़ता है, आयात करना पड़ता है साहब। तो ये कथा अपन लिख लेते हैं। लिखिए साहब, लिखो। इसका उत्पादन इसकी मांग से कम होने के कारण, इसकी मांग से कम होने के कारण इसका आयात करना पड़ता है, इसका आयात करना पड़ता है। क्लियर? यानी भारत में जो तांबे की जो व्यवस्था है वो ज़्यादातर आयात पे चल रही है, क्योंकि इंपोर्ट करना पड़ता है, मंगाना पड़ता है। अब देखो तांबे के प्रमुख क्षेत्र, तो देखो सबसे ज़्यादा तांबा दोस्तों कहाँ पाया जा रहा है, तो झारखंड के एरिया में देखते हैं अपन। झारखंड के एरिया में देखो साहब, तो मैंने आपको बताया था झारखंड में एक जगह है पलामू, जो अभी यहाँ पर आई भी थी। यानी पलामू में आपका लोहा भी पाया जाता है और पलामू में आपका तांबा भी पाया जाता है। तो वही मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ऐसा होगा साहब, ठीक है, ये भी आपने समझ लिया। ऐसी दोस्तों एक झारखंड में जगह है मूसाबनी, मूसाबनी, और मूसाबनी में भी झारखंड में है मूसाबनी, यहाँ पर भी कॉपर काफ़ी पाया जाता है साहब। तो ये भी आपने समझ लिया, मूसाबनी
और पलामू हो गए जहाँ झारखंड के, जहाँ तांबा पाया जा रहा है। अब देखते हैं अगला। अगला जो दोस्तों इम्पोर्टेंट है वो है राजस्थान का एरिया। राजस्थान में भी खूब तांबा पाया जाता है और राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी। खेतड़ी की खाने हैं साहब, तो खेतड़ी की जो खाने हैं वहाँ पर भी राजस्थान में तांबा पाया जाता है। अब देखते हैं अपन मध्य प्रदेश का एक एरिया जहाँ पर तांबा पाया जाता है, मध्य प्रदेश। ठीक है साहब। और मध्य प्रदेश की दोस्तों बात की जाए तो मध्य प्रदेश का एक एरिया ऐसा है जो है आपका मलाज खंड, गलत लिख गया, मलाज खंड। और मलाज खंड एक ऐसा एरिया है जहाँ पर तांबा खूब पाया जाता है और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है साहब। क्लियर है साहब। मध्य प्रदेश में मलाज खंड, राजस्थान में खेतड़ी और झारखंड में पलामू और मौसमानी, और ये सारे क्षेत्र तांबा के लिए फेमस हैं। अब आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताओ, देखो अभी मैं रिवीजन करवाऊंगा लेकिन तब तक आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि नुब्रा घाटी किस राज्य में है या यूटी में है, ये आपको बताना है। ठीक है साहब। नुब्रा घाटी के बारे में बताओ कहाँ पर है ये। अब फटाफट अपन रिवीजन करते हैं 1 मिनट में, जल्दी से, धीरे धीरे करा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। खनिज क्या होता है? जो प्राकृतिक रूप से पाया जा रहा है, जिनमें एक केमिकल या रासायनिक भौतिक अपनी अपनी क्वालिटी हैं, और ये क्षयशील संसाधन है, एक दिन टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और इनका नवीनीकरण नहीं कर सकते आप। जैसे लोहा, तांबा, सीसा, मैग्नीज, ये सब क्या है? खनिज है साहब। छोटा नागपुर का पठार एक ऐसा एरिया है जो यहाँ झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है, और यहाँ पर खनिज इतने सारे हैं इसलिए इसको भारत का खनिज हृदय स्थल यानी मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। किसको? छोटा नागपुर के पठार को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिया में यहाँ पर छोटा नागपुर पठार में लोहे का बहुत ज़्यादा सर्वाधिक विकास हुआ है, इसी वजह से भारी इंजीनियरिंग उद्योग भी यहाँ पर विकसित हो गए। लौह अयस्क की बात करिए तो यहाँ पर 4 प्रकार के इंडिया में लौह अयस्क पाए जाते हैं साहब। एक है मैग्नेटाइट, जो काले रंग का है, जिसमें 72% लोहा पाया जाता है। मैग्नेट काली होती है। हेमा मालिनी लाल हो जाती हैं जब डांस करती हैं, तब गाल लाल हो गए इनके साहब हैं। होठ गुलाबी है। तो ये कैसे गाना भी है, तेरा ये रस पीले, होठ रसीले, तेरे होठ रसीले हैं, जी करता है तेरा ये रस पीले। तो इनके जो है गुलाबी लाल हैं। वैसे गुलाबी आंखें होती हैं, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, लेकिन इनके लाल क्या है? गाल है। हेमेटाइट लाल कलर का है, 70%, 60 से 70% लोहा है इसमें। लीमोनाइट, तो मैंने ये पेरू की राजधानी लीमा और पास से पीला और पास से ही पेरू, लीमो मतलब लीमोनाइट। ओके। फिर ये सड़ा हुआ सबसे आखिरी में भूरे रंग का सड़ गया, ये सबसे कम लोहा इसमें पाया जाता है, 40% से भी कम, जिसमें अशुद्धियाँ खूब सारी होती हैं। प्रमुख क्षेत्र देखे लौह अयस्क के तो उड़ीसा का देखा, गुरु मिसानी उड़ीसा में है, बादाम पहाड़ी भी उड़ीसा में है, और बांस पानी भी आपका उड़ीसा में है जहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है। कर्नाटक की बात करी तो बाबा बूदन की पहाड़ी भी कर्नाटक में है, कुद्रमेक एरिया कर्नाटक में है, बेल्लारी भी कर्नाटक में है जहाँ लौह अयस्क पाया जाता है। फिर झारखंड की बात करी तो नुआ मुंडी भी आपका झारखंड में है, पलामू भी आपका झारखंड में है जहाँ लोहा पाया जाता है। फिर छत्तीसगढ़ में बात करी तो बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में है, और दल्ली रोजारा की खान भी छत्तीसगढ़ में है जहाँ पर लोहा पाया जाता है। फिर तांबा की बात करी, कॉपर की, तो कॉपर जो है इंडिया में डिमांड इसकी कम है, वो डिमांड इसका ज़्यादा, मतलब इसका जो प्रोडक्शन होता है वो इसकी डिमांड से कम होता है, इसलिए इसका आयात करना पड़ जाता है ज़्यादा। पलामू व मूसवानी झारखंड के क्षेत्र में है जहाँ पर तांबा पाया जाता है। खेतड़ी जो है राजस्थान का एरिया है जहाँ पर तांबा पाया जाता है। फिर मलाज खंड मध्य प्रदेश का एरिया है जहाँ पर तांबा पाया जाता है। ओके। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि नुब्रा घाटी साहब किस राज्य में है। शुक्रिया।